हेलो स्टूडेंट, मैं धमपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को दी एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको समतल दर्पण के बारे में कुछ बात बताया था कि किस प्रकार से जो है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे आज समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष बातें कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बातें। हम लोग टॉपिक देंगे आज यहाँ पर समतल दर्पण से संबंधित समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये आपका हेडिंग हुआ, समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या है उस बात को हम लोग पहले समझेंगे, समझने के बाद बारी बारी से हम लोग उसको लिख लेंगे। समतल दर्पण से संबंधित, अच्छा 2 बार लिखा गया नहीं, समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए 2 बार लिखा गया था, समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम लोग समझना प्रयास करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यह मेरा कोई समतल दर्पण है। बोर्ड पे सबको देखिएगा बाबू, यह मेरा कोई समतल दर्पण है, आराम से बोर्ड पे देखते जाइए। यह मेरा कोई समतल दर्पण है, तो कहता है कि समतल दर्पण के आगे यदि यहाँ पर हम कोई वस्तु को रख देते हैं, यहाँ पर कोई यदि हम वस्तु को रख देते हैं, कोई बिंब को रख देते हैं, कभी कभी वस्तु को वह बिंब कहेगा, तो होगा क्या कि समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर इस वस्तु को रखिएगा उतना ही दूरी पर इसका पीछे की ओर यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यदि यह x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी इसका पीछे बनेगा x मीटर की दूरी पर। मतलब कि सबसे पहला निष्कर्ष यही निकला कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए उसके पीछे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने का मतलब, इस सतह को तो हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। यह भाग मेरा कलई किया हुआ है, इसको हम लोग पीछे वाला भाग कहते हैं। मतलब कि जो परावर्तक सतह होता है उसे हम आगे वाला भाग कहते हैं, और जो कलई किया हुआ भाग रहता है उसको हम पीछे वाला भाग कहते हैं। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे बनता है कि पीछे बनता है, तो आपका जवाब होगा कि पीछे बनता है, क्योंकि कलई किए हुए भाग के जब साइड में बनेगा तो उसे हम लोग पीछे कहेंगे। और जो प्रतिबिंब पीछे बनता है उस प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। यहां से बहुत सारे बात आपको क्लियर हो रहा है। समतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, और जो प्रतिबिंब दर्पण में पीछे बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक को हम लोग दूसरी भाषा में आभासी भी बोलते हैं। मतलब कि सबसे पहला पॉइंट हमें यही मिला कि समतल दर्पण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको दिमाग में होगा कि सबसे पहला हमको पॉइंट यही निकला कि समतल दर्पण जो है वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम उसका है आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो नीचे जो है नंबर 1 लेके आप लिखिएगा, नंबर 1 लेके लिखिएगा। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा हमेशा समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा
काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। ये भी दिमाग में रखिएगा कि काल्पनिक को हम लोग आभासी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बात, समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु को रखिएगा उसका प्रतिबिंब उसके पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। देखिएगा नंबर 2, समतल दर्पण के आगे, नंबर 2 पॉइंट, समतल दर्पण के आगे, समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर, समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, समतल दर्पण के आगे जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर, उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर, उतना ही दूरी पर पीछे बनता है, उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। मतलब कि जितना आगे वस्तु को रखिएगा उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। तीसरा पॉइंट, एक बात और आप दिमाग में नोट कर सकते हैं, ध्यान से बोर्ड पे सबको देखते जाइएगा। यदि समतल दर्पण के आगे 4 फीट का वस्तु रखा हुआ है, लंबा 4 मीटर का लंबा वस्तु रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब भी जो है 4 मीटर का लंबा होगा। ऐसी बात नहीं है यह यदि 4 मीटर का है तो उसका प्रतिबिंब जो है 8 मीटर का हो जाएगा, नहीं। जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा, जितना लंबा है उतना ही लंबा बनेगा। इससे पता होता है कि समतल दर्पण वस्तु के आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। जैसा वस्तु रहता है वैसा ही लंबा, उतना ही लंबा वह उसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, लिखिएगा तीसरा, समतल दर्पण के आगे, नंबर 3 पॉइंट, समतल दर्पण के आगे, समतल दर्पण के आगे जितना लंबा वस्तु को रखा जाता है, समतल दर्पण के आगे जितना लंबा वस्तु को रखा जाता है, जितना लंबा वस्तु को रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब भी, उसका प्रतिबिंब भी, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनता है, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनता है, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा बनता है। ये 3 बात को आपने समझा। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर है, उसको ध्यान दीजिएगा सब लोग, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि समतल दर्पण के आगे यहां से कोई वस्तु यदि इसकी ओर दौड़ के ऐसे आ रहा है तो प्रतिबिंब एने से दौड़ के इसे आएगा। यदि एने से दौड़ रहा है, यदि यह यू वेग से दौड़ रहा है, समतल दर्पण के आगे यदि कोई वस्तु यू वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तब उसका प्रतिबिंब जो है 2u वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। मतलब कि यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितना के वेग से आवेगा? तो 30 दूनी 60, मतलब कि u से आवेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है दुगना वेग से इसकी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। देखिएगा पॉइंट नंबर 4, यदि समतल दर्पण के सामने, यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यू वेग से आ रहा हो, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यू वेग से आ रहा हो, यू वेग से आ रहा हो, तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब 2u वेग से, तब उसका प्रतिबिंब 2u वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, 2u वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। इसको भी थोड़ा सामने दिमाग में रखिएगा। 30 मीटर पर सेकंड से आवेगा तो प्रतिबिंब उसका 60 होगा। यदि वस्तु 60 से आ रहा है तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? 60 दूनी 120 मीटर पर सेकंड होगा। मतलब कि जितना वेग से दौड़ के आ रहा है प्रतिबिंब उसके दुगना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा।
ये था पॉइंट नंबर आपका 4। अब थोड़ा सा हम पॉइंट नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं। 5 क्या कहता है? 5 कहता है, बाबू ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि आप समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यहां पर मान लिया जाए आप खड़ा हो जाइएगा, अब आपका पूरा प्रतिबिंब इस समतल में बने, इसके लिए क्या है कि आपका लंबाई यदि 6 मीटर का है, आपका लंबाई यदि 6 मीटर आप लंबा है और इस दर्पण में आप पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो दर्पण की लंबाई कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। यदि आपकी लंबाई इंच है तो दर्पण की लंबाई इंच/2 होनी चाहिए, तब आपको पूरा जो है प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। आपके मन में कहें सर क्या 4 मीटर का होगा? तो ना कहा, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम 3 मीटर चाहिए। आप यदि 6 मीटर का है तो कम से कम 3 से कम होगा तब या तो आपको मथवा कटेगा या तो आपको नीचे कटेगा, मतलब कि पूरा प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी मनुष्य को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो मनुष्य की लंबाई का आधा होना चाहिए। ऐसा सवाल आपसे पूछ देगा, एक मनुष्य का लंबाई 6 मीटर है, वह दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए में 3, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 6। न्यूनतम लंबाई पूछ रहा है कि दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, तब उसमें मानिएगा कि वह 3 मीटर होगा। और न्यूनतम नहीं लगाएगा कि पूरा प्रतिबिंब किसमें देखा जा सकता है, तो 3 मीटर में देखा जा सकता है। दर्पण की लंबाई 3 मीटर है तो देखा जाएगा, 4 मीटर है तो देखा जाएगा, 5 मीटर है तो देखा जाएगा, 6 मीटर है तो देखा जाएगा। यदि 2 मीटर होता तो 2 मीटर में इस व्यक्ति का प्रतिबिंब पूरा नहीं बनेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि समतल दर्पण में किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई से क्या होना चाहिए? आधा। देखिएगा बच्चों, समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। देखिए मैं एक सवाल देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, हल्का एंटीना लगाइएगा। देखिए इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा एंटीना सोच करके बनाइएगा। मैक्सिमम बच्चे देखिए इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे। यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर लंबा है
तो उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई निम्न में कौन होगी। अब देखिए बच्चा सीधे दिमाग लगाएगा क्या, चलिए सर जी बताए थे कि आधा चाहिए, उस सीधे आधा में टिक मार देगा, तो उसका आंसर गलत है। इसमें बताइए देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या चाहिए, क्या कह रहा है कि न्यूनतम लंबाई क्या चाहिए। इसमें न्यूनतम तो नहीं लगाया हुआ है, 2.5 मीटर का रहेगा तैयो लौकेगा, 3 मीटर का रहेगा तैयो लौकेगा, 3.5 मीटर का रहेगा तैयो लौकेगा और 4 मीटर का रहेगा तैयो लौकेगा। इसका मतलब इसमें एक ऑप्शन और चाहिए जिसका नाम क्या है ऑन। मतलब कि इसमें भी वह देख सकता है, इसमें भी वह देख सकता है, इसमें भी वह देख सकता है और इसमें भी जो है वो अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। न्यूनतम यदि लगा देता तब केवल जो है उसका उत्तर हो जाता 2.5 मीटर। अब समझ गया होंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा पंटीला लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। यदि मिनिमम लंबाई पूछा जाए तो वहां पर जो है आधा कर दीजिएगा, और खाली लंबाई पूछा जाए तो आधा तो होवे करेगा और आधा से ज्यादा जहां तक भी होगा वो सब सही माना जाएगा, आधा से कम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 6 को, गौर से बोर्ड पर देखिएगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या कहता है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, यह मेरा कोई देखिए समतल दर्पण, यह मेरा कोई समतल दर्पण है, आपतित किरण को नियत रखते हुए, मतलब कि यह मेरा आपतित किरण है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दे, एकरा से जो है मान लीजिए यह दर्पण को देखिए, यह दर्पण को हम ऐसे घुमा दे, अब यह दर्पण मेरा ऐसे हो गया, अब यह दर्पण जो है यहां पर मेरा नहीं रहा। आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि हम दर्पण को थीटा कोण से हमने घुमा दिया, जब थीटा कोण से हम घुमा देंगे तब इसका परावर्तित किरण जो है, जो इसका लौटने वाली किरण पहले तो ऐसे जाएगा, तो लौटने वाली किरण जो है वह 2 थीटा से घूम जाएगा। मतलब इसका जो घूमने का एंगल होगा वह जो है 2 थीटा से, मतलब यह जो एंगल होगा इसका नाम देंगे 2 थीटा। यदि इसको आप घुमाए हैं थीटा से तब उसका परावर्तित किरण जो है, ये लौटने वाली जो किरण है वह 2 थीटा से घूम जाएगा। मतलब कि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को ही यदि आप थीटा कोण से घुमा दीजिएगा तो परावर्तित किरण जो है वह पहले के परावर्तित किरण से दुगना कोण से घूम जाता है। यदि ये सवाल ऐसा पूछा जाए कि आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को 30 डिग्री से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूम जाएगा, 30 दूनी 60। देखिएगा छठा पॉइंट, छठा पॉइंट देखिएगा। आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को, आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो, थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है, 2 थीटा कोण से घूम जाता है। इसको दिमाग में रखिए। आइए हम लोग 7 नंबर पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है। 7 नंबर पॉइंट कहता है बाबू कि यदि जो है 2 समतल दर्पण को हम थीटा कोण पर झुकाए हुए हैं और उनके बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तब उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, तब उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। एक समतल दर्पण मेरा ये है, समझने का प्रयास कीजिएगा, और एक समतल दर्पण मेरा ये है। अभी दोनों समतल दर्पण को यदि हम थीटा कोण पे रखे हुए हैं, ऐसे रख दिया जाए,
कि कोण को हम थीटा मान लेते हैं और यहां पर हम कोई वस्तु को रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब इसका कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यह डिपेंड करता है 360 बटे थीटा के मान पर कि 360 बटे थीटा का मान क्या होता है। यदि जो है 360 बटे थीटा बराबर सम संख्या आता है, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, यदि 360 बटे थीटा बराबर सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगा, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। दूसरा, यदि 360 बटे थीटा बराबर यदि आपके पास विषम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या, बोर्ड पर देखिए सब लोग, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा ही हो जाता है। तीसरा, यदि 360 बटे थीटा बराबर भिन्नांक आता है, भिन्नांक आप लोग समझते हैं, पुटे पुटे नहीं आता है, दशमलव में आता है। भिन्नांक हो तो क्या होगा, तो देखिएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की क्या, प्रतिबिंब की संख्या बराबर आपको अगला पूर्णांक होता है, अगला पूर्णांक होता है। एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मैं 4 नंबर पॉइंट बताने जा रहा हूं, यह अपवाद के रूप में है। अपवाद क्या है, प्रैक्टिकल ऐसा देखा गया है कि यदि आपको 360 बटे थीटा कुछ भी हो, यदि हम यह दोनों समतल दर्पण को थीटा कोण पे रखे हुए हैं, अब वस्तु को दोनों के समद्विभाजक पर रख देते हैं। यहाँ पर यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं, अब वस्तु को हम दर्पण के ठीक समद्विभाजक, मतलब कि यहाँ मैंने जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है, यहाँ पर यदि हम वस्तु को रख देते हैं तब जो है प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होती है। 360 बटे थीटा माइनस 1 होती है। कुछ भी कंडीशन हो, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि यहाँ पर रखा हुआ है, दोनों दर्पण के ठीक समद्विभाजक पर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होती है। इतना बात है आपको पॉइंट नंबर 7 में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हुए हो, तब उनके बीच रखे गए वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या जो है 360 बटे थीटा पर निर्भर करती है। लिखिएगा 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट लिखिएगा, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हो, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हो, थीटा कोण पे झुके हो, थीटा कोण पे झुके हो, तो उनके बीच रखे वस्तु का, तो उनके बीच रखे वस्तु का, उनके बीच रखे वस्तु का, उनके बीच रखे वस्तु का बनने वाले, उनके बीच रखे वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, उनके बीच रखे वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा पर निर्भर करता है। प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा पर निर्भर करता है। 360 बटे थीटा पर निर्भर करता है। अब 360 बटे थीटा भाई कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। लिखिएगा नीचे नंबर ए देकर, बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ए देकर इसको आप उतार लीजिएगा। 360 बटे थीटा बराबर सम संख्या हो तो प्रतिबिंब बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1।
बी में 360 बटे थीटा बराबर विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब बराबर 360 बटे थीटा। सी में 360 बटे थीटा बराबर भिन्नांक हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर अगला पूर्णांक। और नंबर डी में हम दिखाएंगे आपको, इसको पहले आप उतार दीजिए, नंबर ए को उतारिए, नंबर बी को उतारिए, नंबर सी को उतारिए। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से उतार दीजिएगा। अब डी में हम लिखते हैं, आइए डी में आइए बाबू, डी में आ जाइए। डी में लिखिएगा यदि वस्तु दोनों समतल दर्पण के समद्विभाजक पर स्थित हो, यदि वस्तु दोनों समतल दर्पण के समद्विभाजक पर स्थित हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होती है। 360 बटे थीटा माइनस 1 होती है। 360 बटे थीटा माइनस 1 होती है। ठीक है, इतना पॉइंट जो है आप दिमाग में रखिएगा, समतल दर्पण से संबंधित इतना बात आपको दिमाग में रहना चाहिए। आइए हम लोग कुछ इससे हल्का सवाल को बना के देख लेते हैं कि कैसे कैसे सवाल आता है। अभी हम सिर्फ समतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं, कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले कुछ सवाल को देख लेते हैं। देखिए, यदि दो समतल दर्पण निम्न कोण पर झुके हो, यदि दो समतल दर्पण निम्न कोण पर झुके हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। नंबर 1 मान लिया जाए 90 डिग्री, नंबर दूसरा दे दिया जाए आपके पास 72 डिग्री, नंबर तीसरा दे दिया जाए आपको 50 डिग्री, नंबर चौथा दे दिया जाए 60 डिग्री, नंबर पांचवा दे दिया जाए आपको 180 डिग्री। इस प्रकार से सवाल आपको दिया जाए कि यदि दो समतल दर्पण इस कोण पर झुके हुए हैं तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां से हम हल करने जा रहे हैं। नंबर 1 थीटा का मान कितना है, ताकि 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, 360 बटे थीटा निकालेंगे। 360 बटे थीटा मतलब कि 360 बटे 90। काटेंगे 9 चौका 36, आ जाएगा मेरे पास में 4। अब बताइए 4 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 4 कहता है कि सम संख्या है। यदि 360 बटे थीटा का मान सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या आप जानते हैं, तो प्रतिबिंब की क्या बराबर, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 360 बटे थीटा माइनस 1 मतलब 360 बटे थीटा माइनस 1 और 360 बटे थीटा का मान आप 4 लाए हैं तो 4 माइनस 1 मतलब कि बन जाएगा 3। उसी प्रकार से दूसरा यदि हम देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग, दूसरा यदि हम देखते हैं तो 360 बटे थीटा तो 360 बटे 72। काटेंगे क्या मतलब कटेगा, कहता है कि 5 मतलब कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 आ जाए 36। इसका मतलब कि यहाँ पर 360 बटे थीटा का मान हमको 5 आया, तो 5 सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये आपका विषम संख्या है। यदि 360 बटे थीटा का मान विषम संख्या होता है तो प्रतिबिंब की संख्या भी 360 बटे थीटे के बराबर होता है, और 360 बटे थीटा का मान क्या है, 5 है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की संख्या 5 हो जाएगी। तीसरा समझने का प्रयास कीजिएगा सब लोग, 360 बटे थीटा निकालते हैं, थीटा का मान कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है, 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 36 बटे 5। 5 से काटिए, 5 सते 35,
1 बचा दशमलव 2 मतलब कि 7.2। अभी बताइए पूर्णांक है कि भिन्नांक है? यदि भिन्नांक है तो अगला पूर्णांक क्या होगा? अगला पूर्णांक जो है 7.2 का अगला पूर्णांक क्या होगा? 8 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। इस प्रकार से जो है आप चौथा भी निकाल सकते हैं। नंबर 4 भी आपके पास में है। क्या है नंबर 4? 360 बटे थीटा, थीटा का मान 7 है, कट जाएगा 6 6 36 आ गया 6। 6 आपका क्या है? 6 आपका सम संख्या है। जब 6 आपका सम संख्या आ गया तो यदि जो है सम संख्या आता है तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 मतलब कि 360 बटे थीटा का मान 6 या माइनस 1 मतलब कि हो जाएगा आपके पास में 5। 360 जब सम संख्या आता है तो 360 बटे थीटा माइनस 1 तो 360 बटे थीटा का मान तो कितना है? 6 है। अब माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 5। पचमा यदि हम बात करते हैं 180 डिग्री है तो 360 बटे थीटा बटे 180 कट जाएगा 2 मध्य में। ये भी आपका क्या है? सम संख्या है। सम संख्या यदि आता है तो 360 बटे थीटा माइनस 1 होता है और 360 बटे थीटा का मान 2 है और माइनस 1 इसका मतलब कि प्रतिबिंब की संख्या 1 बनेगी। इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं। आराम से निकाल सकते हैं कि जब दो समतल दर्पण कितना कोण पे झुके हुए हैं तब उनके बीच रखे जाने वाले वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से आप निकाल सकते हैं। हाँ, यदि समद्विभाजक वाला कंडीशन दे दिया जाए, वो स्पेशल कंडीशन है, फिर इसको उतारिए आप लोग। आराम से समझते जाइएगा। कने से कने हम जा रहे हैं, कने कने बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। सुनना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा आपको बारीकी से, एकदम तक ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप आराम से उतार लीजिएगा। यदि ऐसा सवाल दे आपको दो समतल दर्पण 72 डिग्री कोण पर झुके हैं तथा एक वस्तु को उसके समद्विभाजक पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी, ऐसा कहा जाए। तब क्या कीजिएगा आप? कुछ नहीं, आराम से सवाल को देखिए। दो समतल दर्पण 72 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। थीटा का मान आपको दे दिया कितना? 72 डिग्री। थीटा का मान दे दिया 72 डिग्री। वस्तु को कहां रख रहा है? दोनों समतल दर्पण के समद्विभाजक पर। मैंने आपको पॉइंट 4 बताया था, यदि समद्विभाजक पर रख देता है किसी वस्तु को तब प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा माइनस 1 होती है। तो आराम से निकाल देंगे 360 बटे थीटा माइनस 1 मतलब कि 360 बटे हो जाएगा आपके पास में 72 माइनस 1 काट देंगे 5 तो आ जाएगा आपके पास में 5 माइनस 1 आ जाएगा 4। इस कंडीशन में आपको सवाल जैसा देगा वैसा दिमाग रखिएगा। जल्दी उतारिए इसको। हो गया। चलिए, यदि ऐसा दिया जाए, आपसे कुछ पूछा जाए कि दो समतल दर्पण, इसको पाउच करके उतार दीजिएगा, उसके बाद आगे आइएगा। यदि दो समतल दर्पण, अच्छा सवाल है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो
उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या होगी। लिखावट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या होगी। अच्छा सवाल है। अब आपको दिमाग लगाना है। एक समतल दर्पण मेरा ई है, एक समतल दर्पण मेरा ई है। दोनों कहता है कि एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है। जब दोनों एक दूसरे के समांतर है, इस कंडीशन में थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री। जब तक दोनों सटेगा नहीं तब तक दोनों के बीच में झुकाव पैदा नहीं होगा, और जब तक झुकाव पैदा नहीं होगा तब तक कोण नहीं बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा का मान 0 है। जब थीटा का मान 0 है बाबू, गौर से बोर्ड पे देखिए, तब निकाल लेंगे 360/0। इसका मतलब कि इंफिनिटी। ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा एगो की अनंत बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कभी कभी आप स्वर्णकार आभूषण को खरीदने के लिए कभी कभी आप स्वर्णकार के यहाँ दुकान में गए होंगे तो वहां पर देखिएगा दोनों साइड में दीवार में समतल दर्पण को पैरेलल समांतर लगा दिया जाता है। इधर भी ताकिएगा तो बहुत दूर तक दिखाई देता है और उधर भी ताकिएगा तो बहुत दूर तक दिखाई देता है। आपसे पूछ दिया जाएगा दो समतल दर्पण को किस प्रकार रखा जाए ताकि उनके बीच में रखे जाने वाले वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बने, तो आपको जवाब देना होगा कि दोनों को एक दूसरे के समांतर रखना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए समतल दर्पण से समझने में। अब आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है कि वस्तु से छोटा होता है कि वस्तु के बराबर होता है? तो आपका जवाब होगा कि वस्तु के बराबर होता है, हूबहू बनता है। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। अब 7 नंबर पॉइंट तक मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा पॉइंट नंबर 8 में आइए। पॉइंट नंबर 8 में आप क्या देखते होंगे, कभी भी आप घर में आपके पास में समतल दर्पण होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में समतल दर्पण के बारे में बताया था, दिखाया भी था आपको कि समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। मैंने आपको दिखाया था। बैक वाला वीडियो को जाके आप आसानी से देख सकते हैं। समतल दर्पण में कभी भी जाके आप देखिएगा, एक चीज गौर करके देखिएगा, एक चीज गौर करके देखिए। मेरे पास समतल दर्पण है, मैं आपको गौर करके दिखा रहा हूं। कभी भी समतल दर्पण में आप देखिएगा, मेरे पास में छोटा एक समतल दर्पण है। देखने के बाद इसमें एक चीज मिलती है, साफ दिखाई देता है कि आपका जो बायां वाला आंख है वह दायां दिखाई देता है और दायां वाला आंख है वह बायां दिखाई देता है। यदि मेरी बात पर आपको यकीन नहीं हो रही है तब जाके अपने घर में उसको प्रैक्टिकल देखिएगा। कोई भी समतल दर्पण में आप यदि अपने आप को खड़ा होइएगा तो आपको ओपोजिट दिखाई देगा। जो बायां वाला भाग है, मैं यदि यह दाहिना हाथ से बाल को झाड़ूंगा तो ऐनक में आपको समतल दर्पण में बायां हाथ से झाड़ता हुआ प्रतीत होगा। मतलब कि बायां वाला भाग दायां और दायां वाला भाग बायां दिखाई देता है। इस क्रिया को समतल दर्पण का यह जो गुण है, इस गुण को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पूछ देगा आपको कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि समतल दर्पण का एक गुण है जिसमें किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तब उसका दायां वाला भाग बायां दिखाई देता है और बायां वाला भाग दायां दिखाई देता है। इसी के कारण आपको पता होना चाहिए, एम्बुलेंस आप देखे हैं, एम्बुलेंस पर उलट के लिखा हुआ रहता है। एम्बुलेंस पर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वह ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता है, उलट के लिखा हुआ रहता है। पहले ई रहता है, उससे इस प्रकार से पहले यहां से ऐसे दिखाई देगा, उल्टी इस साइड से दिखाई देगा। क्यों ऐसा रहता है? ऐसा वजह क्या है? उसका कारण ही जो है पार्श्व परिवर्तन है। यदि बहुत जाम लगा हुआ है, पता है कि एम्बुलेंस से
मरीज जाता है, इमरजेंसी कैसे जाती है, थोड़ा कि बढ़ाती जाता है एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस से बढ़ाती जाती है, आप तो देखे हैं क्या कि बढ़ाते थे 2 घंटा लेटर पहुंचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मरीज रहता है, पेशेंट जाता है, यदि जाम लगा हुआ है, शीशा में ड्राइवर आगे ट्रक है, ट्रक में देख रहा है कि पीछे है, यदि ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि पलट के दिखाई देगा तो पता ही नहीं चलेगा कि एम्बुलेंस लिखल है कि एम्बुलेंस लिखल है। यदि उसको पलटा हुआ है तो उसको शीशा में जो है ऐनक में उसको उलट के दिखाई देगा, तब आराम से पढ़ लेगा कि पीछे लगता है कि एम्बुलेंस है, उसको इमरजेंसी जो है साइड देगा। यही वजह है कि ऐसा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लिखिएगा पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में लिखिएगा बाबू, किसी भी समतल दर्पण में, किसी भी समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में, बनने वाले प्रतिबिंब में, किसी भी समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु का, बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भरा भाग दायां, वस्तु का बायां वाला भाग दायां, बायां वाला भाग दायां तथा दायां वाला भाग बायां, दायां वाला भाग बायां दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। पूर्णविराम। समतल दर्पण के इस गुण को, समतल दर्पण के इस गुण को, समतल दर्पण के इस गुण को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। समतल दर्पण के इस गुण को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये था आपको समतल दर्पण के बारे में विशेष जानकारी। एम्बुलेंस के बारे में जैसे हमने आपको बताया उसको भी दिमाग में रखिएगा। कोई भी खतरा वाला चीज हो तो ऐसा पलट के लिख सकता है, उसका वजह यही है ताकि साफ जो है सीधा होकर हमको दिखाई दे। ये था आपको समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष बातें, और फिर हम आगे अगला वीडियो में काम करेंगे। यदि मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।